जय भीम साथी, आइए बात करते हैं महानायक एक्सप्रेस में। आपका स्वागत है और साथ ही आपको आज ले चलता हूं बहुजन समाज पार्टी के नव निर्वाचित हुए सांसद माननीय रामजी गौतम जी ने निर्वाचित होने के बाद से पहली बार राज्यसभा में दिल्ली के ऊपर बोलने का जो मौका मिला है और उसमें किस प्रकार से माननीय रामजी गौतम साहब ने अपनी बात रखी, गरीबों के हित में, दलितों के हित में, पिछड़ों के हित में और सर्व समाज के गरीब लोगों के हित में जो बात रखी है, आइए सुनते हैं उनको। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि यह जो SC/ST का एक और जो चर्चा में बिल चल रहा है, उस पर भी माननीय रामजी गौतम साहब ने किस प्रकार से अपने विचार रखे हैं, आइए सुनते हैं माननीय राम जी। मैं राम जी, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। साइन। धन्यवाद माननीय संजय जी। माननीय श्री राम जी, प्लीज। धन्यवाद माननीय उपसभापति जी कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया और साथ ही कोटि कोटि धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं माननीय बहन जी का कि जिन्होंने मुझे देश के सबसे बड़े सदन में भेजा और मुझ जैसे साधारण परिवार में जन्मे व्यक्ति को, साधारण कार्यकर्ता को आज अपने सेवा से इस बिल पर बोलने का अवसर दिया। श्रीमान जी, जो बिल आया है, इस बिल की खास बातें जो देखी गई हैं कि करीब 1800 कॉलोनियों को जो अनऑथराइज थी अभी तक, जे क्लस्टर्स थे जो लोग जो थे, वो आज इस बिल के बाद से वो ऑथराइज हो जाएंगे। श्रीमान जी, मेरा कहना है आपसे कि इन बिल के माध्यम से कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2007 से 12 के बीच में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और माननीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तब 15 जनवरी 2009 को एक योजना लेकर आई गई सर्वजन हिताय स्वजन सुखाय के सिद्धांत पर। उसमें यह प्रावधान किया गया कि जो सर्वजन हिताय के सिद्धांत पर सर्वजन गरीब आवास स्लम एरिया मालिकाना हक दिया गया कि माने कि जो आज आप योजना लेकर आ रहे हैं, वो योजना 2009 में उत्तर प्रदेश में लागू की गई और उसके तहत जो स्लम एरिया में लोग रहते थे, झुग्गी झोपड़ी में रहते, उन लोगों को मालिकाना हक ही नहीं दिया गया, उन लोगों को मकान बना कर दिया गया और जो लोग उस योजना में महरूम रह गए किसी कारणवश, उन लोगों को भी 7 महीने के बाद शहरी आवास योजना, माननीय श्री कांशीराम साहब शहरी आवास योजना लेकर आए और उसमें लाखों लोगों को 2 बेडरूम का फ्लैट फ्री अवकाश दिया गया, पूरी तरह से मुफ्त दिया गया। तो मेरा श्रीमान जी से आपसे निवेदन है कि दिल्ली के अंदर जो माइग्रेंट लोग रहते हैं, वो बाहर पूरे देश से जो लेबर आते हैं, मजदूर आते हैं, जब बिहार हो चाहे यूपी हो चाहे बंगाल हो, वो सब यहाँ पे रहते हैं, मजदूरी करते हैं, लेबरी करते हैं, उनके पास पैसा नहीं है कि वो लोग बड़े बड़े मकान बना सके अपने। तो आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो कम से कम दलित समाज के लोग हैं या अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं दिल्ली में जो माइग्रेंट के रूप में रहते हैं, उनको आइडेंटिफाई करिए और उनके लिए मकान बना कर दीजिए और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको उसमें दीजिए। श्रीमान, मेरी पहली स्पीच है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद। कोई बात नहीं सर, मेडन स्पीच का प्रोविजन नहीं, आप जानते हैं। बस 1 मिनट प्लीज जी। श्रीमान जी, इसमें एक बात और सामने आती है कि इन कॉलोनियों के अंदर बड़े स्तर पे भूमाफियाओं का भी बोलबाला है कि जो माइग्रेंट लोग रहते हैं, इन सरकारी जमीनों पर भूमाफियाओं ने झोपड़ी झुप्पड़ी बना रखी है और उनमें माइग्रेंट लोग किराए पे रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है ये, खत्म करिए लास्ट पॉइंट, खत्म करिए लास्ट पॉइंट में अगले को बुलाऊंगा। झुग्गी झोपड़ी में किराए पे रहते हैं, अगर ये ऑथराइज हो जाएंगे तो कम से कम उन लोगों को ही मालिकाना हक मिलना चाहिए जो लोग उसमें रह रहे हैं। ऐसा ना हो कि इसका फायदा भूमाफिया उठाए, बड़े स्तर पर बड़े बिल्डर्स वहां पे पहुंचे और उस जमीन को खरीद फरोख्त कर ले। धन्यवाद, धन्यवाद माननीय श्रीमान जी। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जो आप जिस बिल को लेकर आए हैं, जो आपका जो मूल एम है, जो सिद्धांत है, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद।
ऑनरेबल करते विनय हुए हम इससे सहमत नहीं हैं। थैंक यू गुप्ता जी। इसके बाद श्री राम जी। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय, और साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपनी पार्टी की मुखिया माननीय बहन कुमारी मायावती जी को कि जिन्होंने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए अधिकृत किया है। महोदय, इस बिल को लाने के लिए जो एम बताया गया कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, और दूसरा है कि इन्फ्यूज द प्रोफेशनलिज्म इन द गवर्नेंस मेजर पोर्ट, तो आई थिंक ये तो गलत ढंग से इस बिल को लाने के लिए इसका मकसद कुछ और है। इसमें अगर इन्होंने ये किया होता कि इसमें इन्फ्यूज द प्रोफेशनल जगह पे इन्फ्यूज द बिजनेसमैन इन मेजर गवर्नेंस मेजर पोर्ट, तब तो बात बनती थी, लेकिन इन्होंने इस बात को रखा हुआ है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ये बिल आज के बाद से पास होने के बाद से 90 डेज के अंदर ये बोर्ड का गठन करेगा, और बोर्ड के गठन के बाद उपाध्यक्ष या अध्यक्ष बनाए जाएंगे, और उसमें कई सारे लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट से उसके मेंबर बनाए जाएंगे। लेकिन एक बात इसमें नहीं रखी गई है कि इन पोर्ट्स में लाखों कर्मचारी SC/ST के हैं, और उन SC/ST कर्मचारियों के साथ में शोषण होता है, मानसिक रूप से होता है, शारीरिक भी होता है और आर्थिक भी होता है। उनके कहीं सस्पेंशन होता है, कहीं सिया खराब किया जाता है, कहीं ट्रांसफर होता है, बेवजह होता है, लेकिन उनकी आवाज़ को उठाने के लिए और रखने के लिए ऐसा कोई यहाँ पे प्रावधान नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि ऐसे प्रावधानों की भी जरूरत है कि जहाँ पर SC/ST के लोग वहां पर अपनी आवाज को रख सकें। जो इसमें आपने एक पॉइंट रखा हुआ है कि महापत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों के हित का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य, तो इस प्रावधान में मैं चाहता हूं कि SC/ST के मेंबरान भी होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश के अंदर आप अर्थव्यवस्था के नाम पर हर जगह हर चीज को बेच रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि घर में कोई 2 बेटे होते हैं, और 2 बेटे में से एक ऐसा बेटा होता है कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी को बेचता रहता है, और दूसरा एक ऐसा बेटा होता है जो प्रॉपर्टी को कमा करके बनाता रहता है। तो हर घर में उस बेटे को तवज्जो मिलती है जो प्रॉपर्टी को बनाता है कि ना कि बेचता है। तो मैं चाहता हूं आपके माध्यम से मैं चाहता हूं माननीय उपसभापति महोदय कि आप इस सिस्टम में जो हमारे SC/ST एम्प्लॉइज हैं उनका भी हित का ध्यान रखें, क्योंकि पूरे देश के अंदर के साथ में शोषण होता है, इस बात को ध्यान रखा जाए। धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर। आफ्टर दिस वी हैव